जैसा हम लोगों ने अपनी पहली जो हमारी वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि बिजनेस स्टडी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा पार्ट था वो था फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की पूरी फाउंडेशन, बिजनेस कैसे चलता है, क्या होता है बिजनेस, बिजनेस के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या काम करती है, बिजनेस एथिक्स क्या काम करते हैं, मोड्स ऑफ बिजनेस क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें हमने अपने 6 चैप्टर जो हमने अभी तक कवर किए हैं तो उसके अंदर स्टडी की हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जो उसका लिंक कवर डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे पार्ट बी जो है हमारा, वो है फाइनेंस और ट्रेड के ऊपर। फाइनेंस जो होता है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें हम अपने आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, ये भी हमारा चैप्टर बड़ा है तो इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब मैं आपको डिटेल नोट्स कवर करवाती हूँ तो वो डिटेल्ड ही होते हैं, तो वो लेंथी होते हैं, तो इसलिए मैं उनके दो पार्ट्स कवर करवाती हूँ। जब हम वन शॉट वीडियो बनाते हैं तो फिर उसके अंदर आपको वन शॉट चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 के ऊपर, जो कि है हमारा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस जो है उसके क्या क्या सोर्स है, मतलब बिजनेस के अंदर जब हमें पैसा चाहिए तो हम कहाँ कहाँ से वो पैसा निकाल के लेके आ सकते हैं, कहाँ से हम पैसा ला सकते हैं। एक, जब आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आप पैसा कहाँ से ले सकते हो। देखो सिंपली जब एक बिजनेस किया जाता है तो आप लोगों ने अकाउंट्स के अंदर ये दोनों टर्म सुनी होंगी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं। मैं पहले इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, उसके बाद हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा इक्विटी शेयर, देन प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कौन से शेयर होते हैं, जो कि रिस्की बहुत होते हैं, जिनके अंदर जो इंटरेस्ट है, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो फिक्स नहीं होता है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम मिलेगा, नहीं भी होगा तो नहीं भी मिलेगा। बट प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो कम रिस्की होते हैं इक्विटी शेयर से, क्योंकि उनके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फिक्स होता है। प्रॉफिट चाहे 3 करोड़ हो, प्रॉफिट चाहे 2 करोड़ हो, प्रॉफिट चाहे कितना ही हो, अगर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% है तो उसको 15% ही मिलेगा, और चाहे ना हो तो भी मिलेगा। ठीक है, चाहे लॉस हो तो भी मिलेगा। तो ये हमारे होते हैं प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। इनके अंदर होता क्या है, हम ये शेयर्स इशू किए जाते हैं, कंपनी बिजनेस इशू करता है जनरल पब्लिक को या फिर शेयर होल्डर्स को भी करता है, मतलब बहुत से तरीके से इनको इशू किया जाता है, जिससे इशू करने के बाद जो भी उनको परचेज करता है वहाँ से फाइनेंस आता है। एक आती है रिटेन अर्निंग, वहाँ से पैसा आता है। उसके अलावा हम कहाँ से पैसा लेके आ सकते हैं, बोरोड फंड जो हमारा होता है, जैसे पब्लिक से बोरो कर लिया, बैंक से बोरो कर लिया। जो हम बोलते हैं ना कि हमारे क्रेडिटर, उधारी हम जिससे लेते हैं, बैंक से ले लेते हैं, पब्लिक से ले लेते हैं, अपने रिलेटिव से ले लेते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम थ्योरी पे आते हैं हमारे फाइनेंस एंड ट्रेड के अंदर, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस refers to the capital and fund required to start, operate, expand and diversify a business. It is often called the livelihood of a business because no commercial activity can serve without adequate fund. देखो क्या होता है कि लोगों के मुंह से आपने बहुत बार एक चीज़ सुनी होगी कि भाई पैसा हर चीज़ नहीं होती, पैसे से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते, पैसे से ये नहीं कर सकते, बट पैसे से आप खुशियाँ बना सकते हैं, पैसे से आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक बिज़नेस की बात करते हैं, बिज़नेस फाइनेंस के अंदर, तो जो लाइफ ब्लड है बिज़नेस का वो फाइनेंस ही है। बिना पैसे के आप बिज़नेस कैसे कर लेंगे, आपके पास कितना ही दिमाग, कुछ भी, क्या ही कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती बहुत ज़्यादा दिमाग है, बहुत ज़्यादा आपका फाइनेंस में भी अच्छा चल रहा है, हर चीज़ में आपका दिमाग चल रहा है, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंस है ही नहीं तो आप कैसे बिज़नेस चलाएंगे, नहीं चला सकते ना। तो कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी आप बिना एडवोकेट फंड से नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ और हमेशा याद रखना, अभी आप बेसिक इंट्रोडक्शंस पे हो, बेसिक चीज़ें आप जान रहे हो, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी जैसे जो जॉइंट फैमिली बिजनेसेस होते हैं उनके पास तो पैसा अलग से, मतलब वही पूरी फैमिली है मिलके काम करे तो वो अपने इधर उधर से पैसा अरेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर एक सिंगल बंदा जो है बिजनेसमैन, तो वो अकेला बिजनेस नहीं चला सकता। कोई ये बोले ना कि मैं अकेला बिजनेस चला लूँ, नहीं, उसको भी शेयर होल्डर्स को की नीड पड़ेगी, उसको भी पैसे की नीड पड़ेगी, क्योंकि बड़े बिजनेसेस ऐसे नहीं चलते हैं, बहुत से फंड की ज़रूरत होती है। तो शेयर होल्डर्स
डायरेक्टर्स, अलग अलग लोगों की उसको भी नीड होती है। अकेला इंसान कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं चला सकता है। हाँ, चीज़ें मैनेज करने में हो सकता है, बट मैनेज करने के लिए भी उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अकेला नहीं कर सकता है कुछ भी वो, ठीक है। छोटा मोटा बिजनेस तो कर ही सकता है, वो अलग बात होती है। अब हम बात करते हैं व्हाई इज बिजनेस फाइनेंस नीड। बिजनेस फाइनेंस की नीड क्यों होती है? सिंपल सी बात है। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए नीड होती है, जैसे कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आपको बिल्डिंग चाहिए। सबसे पहले तो आपको लैंड चाहिए कि कहाँ आप बिजनेस बनाओगे, उसके बाद उसकी बिल्डिंग चाहिए, फिर आपको प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, हर एक चीज़ चाहिए। तो उसके लिए आपको फाइनेंस की नीड रहेगी। बिना फाइनेंस के आप कैसे कर सकते हो उन सब चीज़ों को? उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब चाहे आपने, जैसे क्या होता है कि आपने बेशक जो है, जैसे हमारे घर की हम बात करते हैं, घर में हमारे पास भाई सारी चीज़ें हैं, हमें 1 महीने का राशन भी ले आए, जो भी घर में खाने का जो भी लगता है, दाल चावल जो जो भी चीज़ें होती हैं, चीनी चाय पत्ती, वो सब हम ले आए, ठीक है। उसके लाने के बाद भी क्या घर में पैसे नहीं लगते डेली बेसिस पे? कहीं ना कहीं लगते हैं। हम कहीं जाते हैं आते हैं, पेट्रोल के कहीं गए हैं वहाँ खा के हम कुछ आए हैं, या फिर कई बार सब्जी लेके आते हैं, डेली बेसिस पे सब्जी आती है, एक तो दिन में आती है ना। और भी कोई ना कोई छोटा मोटा खर्चा हम डेली बेसिस पे करते रहते हैं। उसी तरीके से जब आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली है, तो उसके बाद जो आपके डे टू डे ऑपरेशन है उनके लिए भी आपको पैसा चाहिएगा। टू मीट डे टू डे ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज बाइंग रॉ मटेरियल, पेइंग सैलरीज, वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस। अब आप रॉ मटेरियल बाय करोगे सामान को बनाने के लिए, सैलरी पे करोगे, जो आपने वर्कर रखे हैं उनके लिए वेजेस दोगे, रेंट दोगे अगर आपने जगह किराए पे ली है तो, और जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसमें से आप टैक्स दोगे। इसके बाद आती है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स और एक्सपेंड मार्केट रीच। अब आपको ग्रोथ भी करनी है, ये नहीं कि आप वहीं टिके रह सकते हो। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको ग्रो करना है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि ठीक है उसी में सब्र करके बैठ जाते हैं कि बस इतना ही बहुत है, मेरे से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब आपको ग्रो करनी है, चीज़ें अपग्रेड करनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मार्केट के अंदर आपकी रीच को बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आपको फाइनेंस की नीड रहेगी। फेसिंग कॉन्टीजेंसीज टू टैकल्स अनफोर्सीन बिजनेस रिस्क और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स को फेस करने के लिए, और बिजनेस के अंदर जो अनफोर्सीन रिस्क हैं जिनका हमें पता ही नहीं और हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं एक लाइफ के अंदर जब आपको, जो अनफॉर्चुनेटली अनफोर्सीन जो हम बोलते हैं ना, कि मतलब हमने सोचा भी नहीं था ऐसी कोई घटना हमारे साथ हो जाती है ना। तो वो अनफॉर्चुनेट, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी अचानक से ख़राब हो गई है ना, या फिर मशीनरी टूट गई, या फिर कुछ भी हो गया, आपका रॉ मटेरियल ख़राब हो गया, बारिश आ गई, बारिश में रॉ मटेरियल भीग गया जो कि नहीं भीगना चाहिए था, आपको चाहिए था, तो वो सब चीज़ें, तो उनके लिए भी आपको पैसा चाहिएगा, उन सब चीज़ों के लिए भी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर सबसे पहले आता है हमारा पीरियड बेसिस। पीरियड बेसिस कैटेगरी के, पीरियड बेसिस जो है वो उसके अंदर कैटेगरीज है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ओनरशिप बेसिस के अंदर आता है ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। एंड सोर्स ऑफ जनरेशन के अंदर आता है इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। पीरियड बेसिस के अंदर तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई लॉन्ग टर्म के अंदर जो फाइनेंस हमें चाहिए, या शॉर्ट टर्म में चाहिए, या मीडियम टर्म के लिए चाहिए। ओनरशिप के अंदर आता है ओनरशिप फंड और बोरोड फंड। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ जनरेशन, जैसे इंटरनल सोर्स, मतलब कि आपने इंटरनली जो आपके बिजनेस के अंदर ही जो लोग हैं उन्हीं से आप उन्हीं को आपने शेयर दे दिया, उन्हीं से आपने पैसा ले लिया। जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को आपने और ज़्यादा शेयर इशू कर दिए और उन्हीं से पैसा ले लिया। इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, मतलब कि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो, बाहर से पैसा ले रहे हो, तो वो जो है एक्सटर्नल सोर्स के अंदर आएगा। अब इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस के ऊपर जो है हमारा, दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल वे टू अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, सोर्स ऑफ स्प्लिट इनटू ओनरशिप फंड एंड बोरोड फंड। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ओनरशिप फंड एंड बोरोड फंड। सबसे पहले हमारा आता है इसके अंदर ओनरशिप फंड। Ownership fund, these are the fund provided by the owner, partner और shareholder of an enterprises। Ownership fund वो फंड होता है जो कि ओनर पार्टनर ने
प्रोवाइड करवाया था। ओनर पार्टनर ने मतलब शेयर होल्डर ने दिया है वो पैसा, ओनरशिप फंड आता है। इसके अंदर आता है हमारे सबसे पहले इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ अ कंपनी एंड बियर द मैक्सिमम रिस्क। जैसे मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्क उठाते हैं, बट ये रियल ओनर होते हैं कंपनी के। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं हमारे, और ये प्राइमरी जो ओनर होते हैं वो हमारी कंपनी के होते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो सेकेंडरी ओनर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है इसकी फीचर्स। दे हैव अ वोटिंग राइट एंड कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। इनके पास वोटिंग राइट भी होता है। कोई भी अगर मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है तो इनके पास वोटिंग पावर है कि भाई उस डिसीजन को अगर ये एग्री कर रहे हैं, नहीं एग्री कर रहे हैं तो उसके चेंज करवा सके। और कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट भी इनके पास पावर होती है। दे रिसीव डिविडेंड ओनली आउट ऑफ रेजिडल प्रॉफिट नो फिक्स रेट। जैसे मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर के अंदर जो है डिविडेंड हो रहा है प्रॉफिट में तो आपको मिलेगा, नहीं हो रहा है तो फिक्स रेट पे इसको नहीं मिलता है। दे डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। इनका कोई भी चार्ज नहीं होता है एसेट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर। मेरिट्स क्या होती हैं? सुटेबल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर्स, नो फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कंपनी, एक्ट एज अ बेसिक फॉर बोरोइंग एंड पता है देखिए ये सूटेबल इसके लिए रहता है जिसके पास पैसा ज़्यादा है। भाई उसको ये लग रहा है पैसा दे दिया डूब भी गया, मतलब उसको उस पैसे से मतलब ही नहीं है। प्रॉफिट हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, वो वाली चीज़ होती है। तो उससे क्या होता है कि बर्डन नहीं होता है कोई ज़्यादा, और आपके पास जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी के अंदर से आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिल भी जाता है, कोई फिक्स नहीं होता है। इसलिए हाई रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स एंड डुप्लीकेट कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, हाइयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन डेट्स। रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के से रिस्क ज़्यादा होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, क्योंकि उनका कोई भी फिक्स चीज़ अब उनको नहीं मिलती। अगर है तो मिल जाएगी। जैसे कई बार बताती हूँ मैं आपको, जब कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होता है, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया रियल ओनर इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। तो जो भी हैं जैसे डेट जिनके पास है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनके पास क्रेडिटर्स को सारा पैसा दे दिया जाएगा। जो भी लोग मतलब जिनको भी पैसा देना है उनको दे दिया जाएगा, जो भी इम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसा दे दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको पैसा दे दिया जाएगा। उन सबको पैसा देने के बाद, लाइबिलिटीज़ को उतारने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? दीज शेयर्स इंजॉय प्रोफेशनल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर रिगार्डिंग द पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड एट द वाइंडिंग ऑफ ओवर अ टाइम। ये जो शेयर होते हैं हमारे, ये शेयर्स जो होते हैं इसके अंदर जो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इनकी वाइंड अप के ऊपर जो पेमेंट की जाती है, और इसके अंदर जो हमारा डिविडेंड रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब कि जो भी डिविडेंड है वो एक फिक्स्ड रेट के ऊपर दिया जाएगा। इसके बाद है हमारा फीचर्स। दे रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, जैसे मैंने आपको बताया फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। सफर देन इक्विटी शेयर, पर सेफ होते हैं इक्विटी शेयर से, सेफर देन इक्विटी शेयर सॉरी। Merits and provide studied income for क्यूजन्स इन्वेस्टर, डज नॉट डुप्लीकेट वोटिंग कंट्रोल एंड नो चार्ज ऑन एसेट्स। इनका कोई भी चार्ज एसेट्स के ऊपर नहीं होता है, कोई भी वोटिंग कंट्रोल इनका नहीं होता है, बट इनके पास एक स्टेबल इनकम होती है कि भाई हाँ ये पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। डिमेरिट्स क्या है? फिक्स डिविडेंड बर्डन इवन ड्यूरिंग अ लो प्रॉफिट ईयर्स, मोर एक्सपेंसिव सोर्स दैन डिवेंचर्स एज डिविडेंड आर द नॉन टैक्स डिडक्टेबल। देखो इनका बर्डन बहुत ज़्यादा होता है कंपनी के ऊपर, क्योंकि अगर मैंने बोला था ना लॉस भी हो रहा है तो भी आपको ये देने पड़ेंगे। ज़्यादा एक्सपेंसिव सोर्स है डिवेंचर से, और डिवेंचर भी आपको टॉपिक मिलेगा। बिजनेस में तो शायद ना मिले बट अकाउंट्स में आपको ज़रूर मिलेगा। और ये जो है डिविडेंड इनका टैक्स डिडक्टेबल भी नहीं होता है। इसके बाद हमारा आता है रिटेन्ड अर्निंग, पुलिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग जो हमारा होता है, a proportion of a company's net profit is not distributed as a dividend but is retained in the business for future use। वो proportion बिजनेस के प्रॉफिट से जो कि डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, मतलब डिविडेंड के अंदर इसको दिया नहीं गया है, आगे जो भी फ्यूचर है बिजनेस का उसके अंदर इसको यूज़ किया जाए। जैसे कि हमारे पेरेंट्स नहीं रखते हैं, वो पैसा जो हमारे खर्च के लिए यूज़ नहीं किया गया है, जो बेसिक नीड्स हैं उनमें यूज़ नहीं किया गया, आगे फ्यूचर के लिए उसने सेव करके रखा है कंपनी ने कि भाई
आगे अगर हमें कोई भी नीड, कोई भी ज़रूरत होती है किसी भी तरीके की, तो हम उसके अंदर इसको यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए इसको रखा जाता है ताकि कभी भी कंपनी के अंदर किसी भी तरीके की नीड हो तो उसको यूज़ कर लिया जाए। मेरिट्स क्या होंगे इसकी? मोस्ट सिक्योर एंड चीपेस्ट सोर्स, कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसके अंदर नहीं होती है। इंक्रीज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी एंड नो डुप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी की बढ़ाता है और कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल इसके अंदर नहीं होता है। एक सेकेंड भाई, इसकी डीमेरिट्स भी होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है? हाइयर रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स, डुप्लीकेट कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड हाइयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन डेट्स। हाइयर रिस्क होता है फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स का, कंट्रोल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का नहीं होता है, और हाइयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन डेट, डेट से ज़्यादा कॉस्ट इसके अंदर होती है। सॉरी भाई, ये पेजेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए इसलिए गड़बड़ हो गई। ये हैं इसकी डीमेरिट्स, मैंने वो पढ़ी लाइन फिर मुझे ये लगा कि ये तो गलत हो गई। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। सस्टेनेबल रिटेन अर्निंग कैन डिससेटिस्फाई शेयर होल्डर्स इन एक्सेप्टिंग हाइयर डिविडेंड हाईली डिपेंड्स ऑन द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। सस्टेनेबल जो रिटेन अर्निंग होती है वो डिससेटिस्फाई कर सकती है शेयर होल्डर्स को, एंड एक्सेप्टिंग जो हाइयर डिविडेंड जिनको चाहिए होता है, जिनको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए होता है, जो प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको डिससेटिस्फाई कर सकती है। तो इसलिए भी हमारी जो रिटेन अर्निंग होती है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होती है, जब जहाँ पे शेयर होल्डर्स जो है वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे बोरोड फंड होते हैं। बोरोड फंड के ऊपर, बोरोड देखो हमने दो तरीके के फंड्स की बात की थी, ओनरशिप फंड एंड बोरोड फंड। और ओनरशिप फंड हमने जान लिया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग। नाउ बोरोड फंड, these refers to fund raised through loans or debt instruments. They represent a liability of the company. ये जो है कंपनी की लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बोरोड फंड मतलब जो पैसा हमने बोरो किया किसी से, मतलब वो हमारे पास ऊपर लाइबिलिटी हो गई, हमारे खर्चे हो गए वो, है ना, हमने बोरो कर रखा था, हमने पे भी करना पड़ेगा ना। तो बोरोड फंड जो होते हैं वो जो लोन हमने लिया है डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, जो हमारी कंपनी की लाइबिलिटीज को शो करता है। इसके अंदर सबसे पहले आता है डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। A debenture is an instrument issued by a company under its common seal knowledge debt and it carry a fixed rate of interest. डिवेंचर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है कंपनी के अंदर एक कॉमन सील के अंदर, जैसे कि जो डेट हमारे होते हैं, और इसके अंदर भी एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, इसकी मेरिट्स हैं। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट lower the cost of capital, interest paid is a tax deductible expenses, debenture holders have no voting rights and no duplication of control। debenture holder की कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है, कोई भी इनका कंट्रोल नहीं होता है, बट इनका जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होता है कैपिटल के ऊपर। डीमेरिट्स क्या होती है? परमानेंट फाइनेंशियल बर्डन होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। टिपिकली इसके अंदर चार्जेस, मोर्टेज, एसेट्स इसके ऊपर लगते हैं, और ये जो है जो बोरोइंग कैपेसिटी है फ्यूचर के अंदर उसको कम करने में कम करता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने किसी से पैसा बोरो किया और आप वो नहीं पे कर पाए, तो फिर आगे किसी से बोरो करोगे तो आपकी इमेज एक डाउन हो जाती है उस चीज़ से। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रेड क्रेडिट। द क्रेडिट एक्सपेंडेड बाय वन ट्रेड टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट अपीयर एज अ सेकेंडरी क्रेडिट और अकाउंट पेबल इन द बुक्स। क्रेडिट जो एक्सपेंड किया गया है ट्रेडर और जो दूसरे परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, जो कि अपीयर होता है हमारा सेकेंडरी क्रेडिट और अकाउंट पेबल जो हमारी बुक होती है उनके अंदर। इसकी मेरिट्स क्या होती हैं? कन्वेंशन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, सेल को प्रमोट करने में हेल्प करता है। डीमेरिट्स क्या होती हैं? अनरिलायबल होता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, लिमिटेड टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। शॉर्ट टर्म के लिए फायदेबल है तो मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए फायदेबल नहीं होगा, इसीलिए इसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो 3 साल का ही होता है। तो ये जब इकोनॉमिक रिसेशन होता है उसके लिए सूटेबल नहीं है। इसके बाद आता है पब्लिक डिपॉजिट। फंड रेज डायरेक्टली फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेज। पब्लिक डिपॉजिट वो फंड होता है जो कि फंड डायरेक्टली जनरल पब्लिक से लिया जाता है कमर्शियल एंटरप्राइजेज के थ्रू। मेरिट्स क्या होते हैं? चीपर देन बैंक लोन, बैंक लोन से चीपर होता है, सस्ता होता है, एंड सिंपली प्रोसीजर होता है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होते हैं एसेट्स ऑफ डुप्लीकेट ऑफ कंट्रोल के ऊपर। डीमेरिट्स क्या होते हैं? कैन लीड टू एन ओवर ट्रेडिंग, यूजुअली कैरी एन implicit cost and loss of cash
कैश डिस्काउंट का लॉस हमें हो सकता है इसके अंदर, और ओवर ट्रेडिंग होती है इसके अंदर, ज़्यादा ट्रेडिंग जो होती है। इसके बाद आते हैं हमारी कॉमर्शियल बैंक। बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू लोन्स, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। वो कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो कि हमें लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, ओवरड्राफ्ट देते हैं, कैश क्रेडिट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं बिल्स के ऊपर। इसकी मेरिट्स क्या है कि बिजनेस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, हाईली फ्लेक्सिबल, सिंपल रीपेमेंट टर्म्स। इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल आपकी रहती है, मतलब कि किसी के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, सेफ रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसकी रीपेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं होती हैं। डीमेरिट्स क्या है, स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है, हैवी डॉक्यूमेंटेशन होती है। जब आप कमर्शियल बैंक से लोन लोगे तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, बैंक में जाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियस ही बात आपको नीड रहेगी। एंड में इन्वॉल्व मॉर्टेज ऑफ एसेट्स, मतलब कि आपको एसेट्स भी गिरवी रखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि वो आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देंगे, आपको उनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी तभी आपको वो लोन देंगे। सिक्योरिटी में आप कुछ भी रख सकते हो, अपने लैंड, बिल्डिंग, एसेट्स, एनीथिंग। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, IFCI, IDBI, ICICI, SFC, established by सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज। ये एक्स्टेब्लिश किए गए हैं सेंट्रल और स्टेट बैंक, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, जिनको भी जो इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस की नीड है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए। इसके लिए मेरिट्स क्या होंगी, प्रोवाइड एनालिटिकल एंड टेक्निकल गाइडेंस अलोंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिलायबल ड्यूरिंग मार्केट स्लम्प्स। ये एक एनालिटिकल और टेक्निकल जो भी गाइडेंस होती है एक बिजनेस के लंबे समय तक जो आपकी कैपिटल होती है उसको मैनेज करने के लिए, उसके लिए, तो उसके लिए हेल्पफुल रहता है। डीमेरिट्स क्या होंगी, रिजिड क्राइटेरिया होता है, ब्यूरोक्रेट डिले होता रहता है, और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इसके अंदर होता है जो कि डोमिनेट करता है डायरेक्टर्स को, ठीक है, अपॉइंट किए जाते हैं डोमिनेटिंग डायरेक्टर्स। ये थे हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर, बिजनेस फाइनेंस के अंदर, जो हमारे ओनरशिप बेसिस के ऊपर थे। इसके बाद जो पार्ट बी होगा उसके अंदर हम और सब चीज़ें कवर करेंगे जो भी हमारी रह गई हैं। तो आपको जो भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड ही, तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलती है वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।